नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर गिराए शक्तिशाली बंकर बस्टर बम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार B-2 बम्बर ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को किया ध्वस्त। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के कदम को बताया ऐतिहासिक। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हमले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। यूएन ने की अमेरिकी बमबारी की निंदा। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर दागी 2 दर्जन से अधिक मिसाइलें। तेल अवीव और जेरूसलम में सुनी गई धमाकों की आवाजें। इजराइल के कई इलाकों में बज रहे हैं सायरन। अमित शाह आज रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर करेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के डीजीपी, एडीजीपी के साथ करेंगे सुरक्षा पर चर्चा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रायपुर परिसर की रखेंगे आधारशिला। और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर क्षेत्र में की सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा। आगामी श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच अब अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री हो गई है। अमेरिकी सेना ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया है। अमेरिका ने अपने बम वर्षक B-2 बॉम्बर से 3 न्यूक्लियर साइट पर हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमले बेहद सफल रहे। राष्ट्र से संबोधन में ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान में फोर्डो, नतांज और इस्फहान सहित 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि प्राथमिक स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सके, लेकिन अब शांति का समय है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों से कुछ वक्त पहले ही ईरान ने तीनों ही परमाणु ठिकानों को खाली कर लिया था। बता दें कि अमेरिकी बॉम्बर्स ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर एयर स्ट्राइक की थी। ईरानी टीवी ने दावा किया कि इस्लामिक रिपब्लिक के परमाणु उद्योग को बमबारी करके नष्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। ईरान में मानवाधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक सहित विशेष प्रतिवेदकों के समूह ने इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों पर भी आपत्ति जताई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र से संबोधन में कहा कि हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। ट्रंप ने कहा कि यह हमला एक शानदार सैन्य सफलता थी। ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने शेष बचे ठिकानों में से अधिकांश को कुछ ही मिनटों में नष्ट करने की बात कही। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के धन्यवाद कर बधाई दी। I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. इजराइल ने ईरान पर अमेरिका के हमले को साहसिक निर्णय बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति के लिए इस तरह के कदम को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने का अमेरिका का साहसिक निर्णय इतिहास बदल देगा। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उल्लंघन बताया है। अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। आज सुबह की घटनाएं अपमानजनक हैं और इनके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को इस अत्यंत खतरनाक, अराजक और आपराधिक व्यवहार से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और इसके प्रावधानों के अनुसार आत्मरक्षा में वैध प्रतिक्रिया की अनुमति देते हुए ईरान अपनी संप्रभुता, हित और लोगों की रक्षा के लिए सभी विकल्प सुरक्षित रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिकी हमले पर चिंता जताते हुए इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मैं आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए बल प्रयोग से बहुत चिंतित हूं। ये पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्र में एक खतरनाक वृद्धि है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। मैं सदस्य देशों से आह्वान करता हूं कि वे तनाव कम करें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखें। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। अमृत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और परमाणु ठिकानों पर उसने हमला भी किया है, वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान अब किस तरह की कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अराक्ची का जिस तरह से बयान आया है उसने भी कहा है कि हम इस तरह के जो हमले हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, उनके विदेश मंत्री अराक्ची ने ये कहा है कि हम इस सेल्फ डिफेंस में एक्ट करेंगे
और जो खबरें आ रही हैं कि कुछ इरानियन मिसाइल्स ने 20 से 25 इरानियन मिसाइल्स ने इजराइल को हिट किया और इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि उनके यूएवीज ने उनको काउंटर कर दिया। उनकी जो आयरन डोम फैसिलिटी है उसने उनको काउंटर किया है और उसका कुछ डेब्री गिरा है। पर सायरन्स इजराइल में कुछ देर पहले बजे और होम कमांड ने सभी लोगों को इजरायलीज को कहा कि आप बंकर्स में चले जाएं, सेफ साइट्स में चले जाएं। पर अब सायरन्स बजने बंद हो गए हैं। पर ये जरूर है कि कुछ इरानियन मिसाइल्स दागी गई इजराइल के अलग अलग ठिकानों की तरफ, हाइफा की तरफ, पारान की तरफ, और यूएवीज और मिसाइल्स थी जो इजरायली क्लेम कर रहे हैं कि उनके यूएवीज ने या उनके एंटी मिसाइल सिस्टम्स ने उनको काउंटर किया है और उनको डिस्ट्रक्ट और डिस्ट्रॉय किया है और उसका डेब्री गिरा है। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या इरानियन मिसाइल्स एक्चुअली इजरायली शहरों को हिट कर पाई हैं कि नहीं। हालांकि मीडिया में इसके क्लेम्स चल रहे हैं, पर ये क्लियर है कि ईरान की तरफ से कुछ एस्केलेशन जरूर और रिटेलिएशन जरूर एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब वो क्या अमेरिकन बेसेस हिट करेंगे, क्योंकि उनका टेलीविजन ये कह रहा है कि और उनका स्टेट ओन टेलीविजन कह रहा है कि अमेरिकन टारगेट्स, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री, अब वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। तो क्या अमेरिका की करीब 19 फैसिलिटीज हैं पूरे रीजन में। उनकी नेवी का 5th फ्लीट का बेड़ा इस रीजन में है। बहरीन में उनकी फैसिलिटीज हैं, ओमान में उनकी फैसिलिटीज हैं। तो क्या वो अमेरिकन फैसिलिटीज को हिट करेंगे, क्या वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हिट करेंगे, या इजराइल में जैसे उन्होंने पहले अटैक्स किए थे वैसे मिसाइल अटैक्स करेंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ये भी कहा है कि उनके पास उनकी रक्षा के लिए जो विकल्प हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर उनके विकल्प के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहें आपसे, तो वो किस तरह के विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ईरान की जो एक तस्वीर है या उसकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। देखिए, ईरान अभी भी सक्षम है जितना वो सक्षम है। अगर अमेरिकन ने कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दी हैं उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप क्लेम करते हैं, हालांकि काउंटर क्लेम्स भी हैं। उन्होंने कहा कि वो भी कोई सिटिंग डक्स नहीं थे। न्यूक्लियर फैसिलिटी में होता क्या है, यूरेनियम होता है, सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं जो यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं, और साइंटिस्ट होते हैं। उन्होंने कहा मतलब ईरान से ये क्लेम्स आ रहे हैं कि तीनों जो साइट्स हैं, फोर्दो, नातांस और इस्फहान, वहां से सेंट्रीफ्यूजेस और साइंटिस्ट को मूव कर दिया गया था। अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने उसको पूरा निस्बे नाबूद कर दिया हमारे B-2 बॉम्बर्स ने या GBU 57 बंकर बस्टर्स ने। अब कितना नुकसान हुआ है ये अब जब डेटा आएगा तब वेरीफाई होगा। पर साइट्स तो हिट हुई हैं और इरानियंस ने भी ये माना है कि ये साइट्स हिट हुई हैं। क्लियर है कि अगर आप यूरेनियम फैसिलिटीज मान लें ऑब्लिटरेट हुई हैं या डैमेज हुई हैं, उनका फिजाइया तो आज अभी भी उतना ही स्ट्रांग है, उनकी मिसाइल्स तो उतनी ही स्ट्रांग हैं। तो उनकी कैपेबिलिटीज जितनी हैं, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स उनके पास हैं, तो वो अभी भी ईरान ये काबिलियत रखता है कि वो ईरान में टारगेट्स हिट कर पाए और इवन अमेरिकन टारगेट्स को हिट करने की काबिलियत रखता है। सवाल ये है कि क्या ईरान इसको एस्केलेटरी लैडर पे लेके जाना चाहेगा। मेरी जाती असेसमेंट ये है रेशमा कि ईरान एक लिमिटेड एस्केलेशन की तरफ लेके जाना चाहेगा, क्योंकि वो दिखना चाहेगा इसका एक जवाब देता हुआ, जवाबी कार्रवाई करता हुआ। पर उसके बाद क्योंकि उनको भी वो हकायक में स्टीप्ड होंगे, उनको इस रियलिटी से वाबस्ता होंगे कि वो दे आर नो मैच टू द कंबाइंड इजरायली अमेरिकन माइट। तो क्या ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड, क्या आयतुल्ला साहब इसको फाइट टू द फिनिश पर लेके जाना चाहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मेरा, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि एक रिटेलिएशन होगी, रेट्रिब्यूशन होगी, पर वो लिमिटेड एक्सटेंट तक होगी।
फाइनली टेबल पे लौटना पड़ेगा। अगर आप अब्बास अराक्ची को सुने कल की स्टेटमेंट जो जिनीवा में दी, जब उन्होंने वेस्टर्न सफीर से मुलाकात की, उसके बाद उनका ये कहना था कि हम नेगोशिएशंस तब तक नहीं करेंगे जब तक इजराइल अपने अटैक्स बंद नहीं करता। तो अगर इजराइल लिमिटेड एस्केलेशन करता है और इजराइल रिस्पॉन्ड बैक नहीं करता है, मेरे ख्याल से कोई बीच का रास्ता तलाशा जा सकता है। पर अभी स्थिति काफी नाजुक मोड़ पे खड़ी है। अब सभी निगाहें इस पर है कि ईरान आगे क्या करता है। बिल्कुल, ईरान आगे क्या कर सकता है, ये इस पर हम सुबह से ही बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे विचार भी हमने जाने। वहीं अगर जब हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो उसने भी इन हमलों पर चिंता जताई है और सभी सदस्य जो देश हैं उनसे शांति की भी अपील की है। बिल्कुल, उन्होंने चिंता जताई है और न्यूक्लियर वॉचडॉग ने तो साफ ही कह दिया, ग्रोसी साहब ने तो कह दिया कि जी ये एनपीटी के खिलाफ है, ये जो कार्रवाई की है ये इलीगल कार्रवाई की है। देखें इंटरनेशनल लॉ क्या है, आप न्यूक्लियर साइट्स नहीं अटैक कर सकते हैं क्योंकि उसके कुछ नताइज हैं। रेडिएशन होती है, उसका कौन जवाबदेही होगी? ठीक है, अगर वहां यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी में यूरेनियम था और अमेरिकन ने अटैक कर दिया, उसकी रेडिएशन लीक की जवाबदेही किसकी है? ठीक है, आपने ईरान को तो की न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेम्परेरीली हिट कर दिया, उधर ईरान कह रहा है हम नहीं होल्ड करेंगे, हम नए रिजॉल्व से इसको दोबारा चलाएंगे। पर उसकी रेडिएशन का खामियाजा तो बेचारे इरानियंस को भुगतना पड़ेगा ना, और उसकी पूरे रीजन पर जो इसका असर पड़ सकता है। तो ये बिल्कुल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो खास करके यूएन का जो इस पर कंसर्न है वो वाजिब कंसर्न है। और अब अमेरिका ने, क्योंकि अब वो ताकतवर देश हैं, जो चाहें वो कर लें, वो कर लिया उन्होंने, पर इसके जो नताइज हैं वो पूरे रीजन को भुगतने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता दुबई से जुड़ गए हैं पीवी विनोद। पीवी विनोद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका अपनी एक अलग भूमिका के साथ जुड़ चुका है और ऐसे में उसने ईरान पर हमला किया है और कहीं ना कहीं ईरान अब किस तरह की कार्रवाई कर सकता है अमेरिका के लिए और साथ ही साथ इजराइल के लिए, जानना चाहेंगे आपसे। Yes, first of all, let me see why US is involved in this particular attack. Israel is definitely having bombs which can bust Iran's bunkers, but definitely not the Fordo enrichment site or the Natanz enrichment site. Fordo is deep buried under a mountain. So Israel had to call for US help because US is having something called a massive ordnance penetrator. That is a GBU-57 bunker buster bomb. It can only be carried by the B-2 bomb Spiritor anywhere in the world. No other country has bossed such a big bomb which can do such a destruction, which can go deep inside 60 meters of solid concrete or rock. That is the reason why America got involved in the first place, because this is a heavily fortified place. Second, on the retaliation of how Iran can carry out, this is where this gets really dramatic, because in the Middle East itself, US is boasting around 19 air bases. Even if the country I am reporting from UAE has the US's Air Force base at Al Dhafra in Abu Dhabi, which has the US 10 squadrons of US fighter planes are placed. So all of these areas will definitely come under Iran's missile radius. Israel has got hypersonic missiles. Even today morning, we have seen that 10 Israeli sites has been reportedly be hit by Iran's missile. This is the largest wave of attack that has got successful hit in Israel. So definitely this place is a bit dangerous right now, the entire West Asia, because when it comes to an existential threat for Israel, we do not know what they can do. Second, Iran can have a blockade enforced in the Strait of Hormuz, but this is not very plausible because of two reasons. One, in Manama, we have got the US's Fifth Fleet, and USS Nimitz is already in place in a defensive and offensive posture. That's the Career Strike Group. With the presence of these two military stations and the CENTCOM and NAVCENT command directly overseeing this area, it is very difficult for Iran to do a blockade of Strait of Hormuz. If at all they will be able to do the blockade of Strait of Hormuz, I would anticipate that the oil price would definitely go up above the
75 to 77 WTI index that has been settled last week. It can go up to 120, and a strict blockade is there. Then in the year 2008, the oil has touched $150. Maybe it can reach. So these are the severe scenarios, but I don't think so. It is very likely, but theoretically it is possible. Next, Iran can definitely use its proxy commandos in Houthi to target the shipping lines in Red Sea. This we have already seen. Even many US assets have also been destroyed because of this Houthi attacks in the Red Sea shipping lines. These are all definitely probabilities. But last week, Israel has taken out key commanders of IRGC, which were the proxy leaders of the proxy command wing leaders of Houthi, Hezbollah, and Hamas. Having their leadership lost at this level, this senior levels, I doubt whether Iran have got that kind of punch to hit US assets using their rebels. But only time will say. This is not Iraq. This is Iran. Iran has got a big artillery command in the form of missiles, which we have seen hypersonic missiles are also there. I think the Middle East is going for a protracted conflict if there is no diplomatic solution in sight. बिल्कुल विनोद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका बार बार ये बात कहता है कि ये हमला उसके लिए काफ़ी सफल हुआ है, वहीं जब हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान के पास भी, ईरान भी अपने आप में ताकतवर मुल्क है लेकिन अमेरिका से ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस हमले के बाद क्या ईरान कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आएगा? Definitely, there is a weakness in Iran because they have taken Trump. The United States president claims to have taken out the Fordo nuclear enrichment facility. This is one of the largest fortified facilities anywhere in the world. If Fordo has been taken out, if the fuel enrichment plants in Natanz and Isfahan is taken out, Isfahan is a peaceful nuclear complex. If it is taken out, definitely the fuel enrichment process would have taken a hit. See, before making a nuclear bomb, you need the uranium to be at least 90% uranium-235. The ones that we use for nuclear power plants does not need that kind of enrichment. So if these sites has been hit, Iran's nuclear power program will definitely be set back at least by 15 years. If this claims by what US is true, definitely Iran has taken a hit. And already Iran is in a much weaker position when we compare the air forces of Iran with any other Middle Eastern country. The latest, the most high-tech Air Force weapon that Iran is having is F-14 Tomcats, which was given by America itself prior to the revolution in 1979. So they do not have that kind of punch using their aircrafts. The only main viable sources of defense and offense for Iran is their missile capacity, and we do not know that how much Iran's stockpile is. Speculation is that Iran has the capability to produce 300 missiles per month, and already we can see that the Israel interceptions close to 600 missiles have been already used against Israel. So, and the stockpile is also estimated to be around 3,000. So still they lack, still they have a punch with their artillery command in the form of missiles. But definitely in their nuclear program, it has taken a big hit, at least by 10 to 15 years. बिल्कुल विनोद, ये देखने वाली बात होगी कि अब ईरान क्या कर सकता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। सही टेस्ट का असली टेस्ट MBA जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। ईरान से छात्रों और नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत को एक अहम कूटनीतिक सफलता मिली है। भारत ने तेहरान को राजी कर लिया है कि वे निकासी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोले। इसका नतीजा अब तक 6 विशेष उड़ानों के जरिए 1100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। इसी कड़ी में मशहद से महन एयरलाइंस की एयरबस 290 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची, जिनमें ज्यादातर छात्र थे जो संघर्ष के बीच फंस गए थे। DD न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने कुछ लौटे हुए नागरिकों से खास बातचीत की। उन्होंने डर, उम्मीद और राहत की अपनी दास्तानें साझा की। देखिए ये खास रिपोर्ट।
इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो आए हैं अभी ईरान से। सर सबसे पहले तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस, आपका नाम? जी मेरा नाम उबैद महराज है और मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से कैसा लग रहा है यहाँ पे आके अब हम अपने? अच्छा लग रहा है क्योंकि ईरान सेफ नहीं है अभी इस कंडीशन में, क्योंकि कल जहाँ मस्जिद में स्टे कर रहे थे, इवन कि कल शाम वहाँ पर भी अटैक हुआ था, कल शाम इवनिंग में, तो बहुत पैनिक्स थी हमारे साथ। जो लड़कियाँ थी खासकर वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कुछ मतलब बहुत घबराई हुई थी, तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब हम अड़क में थे अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो अटैक नहीं हुए थे एक भी, लेकिन जब हमें कम लेके जाया गया और फिर वहाँ से हमें मशहद लेके जाया गया, तो मशहद में अटैक हुए, तो फिर हमें डर काफ़ी ज़्यादा लगने लगा कि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं ये वो। ठीक है, लगभग 20 मिसाइलें हमने देखी अपने आंखों से कि 20 में अटैक जो इंटरसेप्ट हुए हैं। उस टाइम में बहुत सारी लड़कियाँ घबरा गई, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ बेहोश तक हो गई। क्या प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे? प्रॉब्लम तो नहीं, बस थोड़ा वरीड थे, डर लग रहा था बस थोड़ा। वहाँ पे एम्बेसी ने किस तरीके से मदद? बहुत हेल्प करी एम्बेसी ने हम लोग की, और समझो उसी के थ्रू हम लोग आए हैं। हमने संपर्क किया एम्बेसी को कॉल करके, उन्होंने तुरंत हम लोगों का नंबर नोट किया और फिर रात में वो हमारे लोगों के होटल हम लोगों ने बताया, तो जैसे हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आप तेहरान छोड़ दीजिए। हम लोग तेहरान छोड़ के से कुम गए, मगर वहाँ भी फायरिंग और सब कुछ देखने को मिल रहा था, मगर एम्बेसी वालों ने तुरंत होटल से रात में ही संपर्क करके लिस्ट बना के दूसरे दिन सुबह 4 बसों से चेंज कर करके हमको मशहद पहुँचाया। धन्यवाद हमारे दूतावास का, ईरान के वहाँ के एम्बेसडर और एम्बेसी, उन्होंने जितना अच्छा इंतजाम किया, हम लोगों को अच्छे से होटल में रखा। उसके बाद जब जगह मिली तो हम लोगों को भेज दिया, और हमारे कारवां के 96 लोग हैं। हमारे सालार साहब, आप इनसे बात कर लीजिए, लेके गए थे कारवां। हम इंडिया के गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग जितने दिन में वहाँ पे थे बहुत आराम और सुकून से थे, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत आराम से एम्बेसी के लोगों ने हम लोग की खिदमत की, जहाँ भी हम लोग अलग अलग थे सबको एक जगह किया उन्होंने, और वहाँ पे होटल में इंतजाम किया, हर तरीके की फैसिलिटी दी। आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। बिलास को तो हम फुलझड़ी समझ रहे थे, वहाँ हम इंडिया के हैं, इसलिए हमें डर लगा नहीं। इंडिया के हैं इसलिए डर नहीं लगा? झंडा लेके आ गए हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सपोर्टिंग रहा। ईरान ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे हम लोग, डरे हुए सहमे हुए भी थे, लेकिन हमें भारत सरकार से पूरी उम्मीद थी, वहाँ के एम्बेसी का हमको पूरा सहयोग मिला और हमारे को सारी सुविधाएं वहाँ से मुहैया कराई गई और भारत सरकार के द्वारा हमें पूरा सपोर्ट मिला और हम सब कुछ हमारे देश में वापस आ गए हैं। थोड़ा सा बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। कल ही हमला हो रहा था, 2 घंटे से हमला हो रहा था लगातार मशहद पे, तो हम लोग गवर्नमेंट ने तुरंत हम लोग को भेजा। 20 लोग आए हम लोग के कारवाने से। ईरान में वहां से ओपन किया गया था उनका एयर स्पेस और इन लोगों को वहां से लेके आया गया है। बहुत अहम है इस वक्त ये जो ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है भारत के द्वारा, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को भी सुरक्षित निकाले जाने को लेकर श्रीलंका ने भारत के प्रति आभार जताया है। श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित निकालने में समय पर सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ये एकजुटता का कार्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी का प्रतीक है, जिसकी श्रीलंका की जनता हृदय से सराहना करती है। और यहां रुकते एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमला मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है। NIA ने पाक आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर शामिल हैं। NIA की जांच के अनुसार परवेज और बशीर ने हमले से पहले हिल पार्क में मौसमी ढोक यानी कि झोपड़ी में 3 हथियारबंद आतंकवादी
आतंकवादियों को जानबूझकर शरण दी थी। दोनों लोगों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान की थी। खुलासा किया गया है और ये भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। दरअसल पहलगाम में आतंकवादियों ने धार्मिक पहचान के आधार पर 20 से अधिक पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। मामले में आगे की जांच अभी जारी है। और इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ चुके हैं। नीरज से बात करते हैं। नीरज, NIA की एक बड़ी सफलता, जी हां, बड़ी सफलता उनको हाथ लगी है। पहलगाम आतंकवादी हमले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है और आपने देखा है कि जिस तरह आतंकी हमला हुआ था उसके बाद NIA को ये जांच दी गई थी। NIA ने वहां पर तमाम सबूत भी इकट्ठे किए और जो लोग थे उनसे पूछताछ भी की। उसके बाद NIA ने ये 2 लोग हैं जो पहलगांव के निवासी हैं, परवेज और बशीर, इनको गिरफ्तार किया है। क्योंकि परवेज और बशीर इन दोनों ने स्वीकार किया है कि 3 आतंकवादियों को जो पाकिस्तान में लश्कर-ए-तोयबा से संबंधित थे उनको इन्होंने शरण दी, भोजन उपलब्ध कराया, तमाम तरह की जो जानकारियां हैं आसपास के इलाके की वो जानकारियां इन लोगों को उपलब्ध कराई। जानबूझकर ये शरण है वो दी गई। उसी के बाद NIA ने इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। UAPA की धारा 19 के तहत इन पर जो कार्रवाई है वो NIA ने की है और UAPA की धारा 19 ये कहती है कि अगर आप आतंकवादियों की सहायता करते हैं, जानबूझकर आतंकवादियों को आश्रय देते हैं, तो आपके ऊपर ये धारा लगाई जा सकती है और इस धारा के तहत 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की जो सजा और इसके अलावा जो जुर्माना है वो भी UAPA की धारा 19 के तहत जो अदालत है वो लगा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि NIA को एक बड़ी सफलता मिली है और स्टेप बाय स्टेप NIA लगातार इस मामले की जांच कर रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और लोग भी, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना संभव ही नहीं है और आतंकी हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसके बाद आतंकवादी वहां से चले गए, तो ये बताता है कि लोकल स्तर पर उनको सपोर्ट मिल रही थी और उसी के तहत NIA ने ये कार्रवाई की है और एक बड़ी सफलता कि 2 लोगों को NIA ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नीरज। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि NIA लगातार जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, तो क्या इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये पाकिस्तानी है? नहीं, ये दोनों लोग पहलगांव के निवासी हैं रेशमा, और ये पहलगांव में ही रहते थे और जिस जगह पर ये घटना हुई थी उस जगह की पूरी जानकारी इनको थी। पहलगांव में जब आतंकवादी पहुंचते हैं उन आतंकवादियों को इन्होंने आश्रय दिया था, आतंकवादियों तक जो रसद है, भोजन है वो उपलब्ध करवाया था, आसपास के इलाके की जो जानकारी है वो आतंकवादियों को दी थी। ये दोनों निवासी जो गिरफ्तार किए गए ये पहलगांव जम्मू कश्मीर के ही निवासी हैं, पाकिस्तान के नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से आए आतंकवादी संगठनों के 3 जो लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े हुए थे उनकी इन्होंने मदद की थी, इनको रसद और तमाम तरह की जो सहायता है वो पहुंचाई थी। अब यही कारण है कि NIA लगातार वहां पूछताछ भी कर रही है, कई तरह के सबूत NIA ने इकट्ठे करे और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कुछ नए तथ्य भी अब जांच में सामने आ सकते हैं, क्योंकि NIA अब रिमांड पर लेकर इनको पूछताछ करेगी और ये भी जानने की कोशिश करेगी कि क्या इन दोनों के अलावा और भी लोग शामिल थे जो उस इलाके की जानकारी आतंकवादियों को दे रहे थे, या आतंकवादियों को किसी तरह का हथियार उपलब्ध कराया गया था, आतंकवादियों को जो नक्शा है, जो रोड का जो मैप है वो क्या स्थानीय स्तर पर किन लोगों ने उपलब्ध करवाया था और उनको किस किस तरह की और सहायता दी गई थी, आतंकवादी घटना करने के बाद किस तरीके से और किस रूट से वापस चले गए। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जब रिमांड पर NIA पूछताछ करेगी वो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, और NIA पता लगेगा कि क्या और भी लोग इस मामले में शामिल हैं या नहीं। बिल्कुल, NIA लगातार मेहनत कर रही है और पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमला है उसकी जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो चुके। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरें देख लेते हैं। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच अब अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री हो गई है। अमेरिकी सेना ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया है। अमेरिका ने अपने बम वर्षक B-2 बॉम्बर से 3 न्यूक्लियर साइट पर हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमले बेहद सफल रहे। राष्ट्र से संबोधन में ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान में फोर्डो, नतांज और इस्फहान सहित 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। उन्होंने इस बात की भी
पुष्टि की कि प्राथमिक स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सके, लेकिन अब शांति का समय है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सरकारी टीवी ने भी दावा किया कि अमेरिकी हमलों से कुछ वक्त पहले ही ईरान ने तीनों ही परमाणु ठिकानों को खाली कर लिया था। बता दें कि अमेरिकी बॉम्बर्स ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर एयर स्ट्राइक की थी। ईरानी टीवी ने दावा किया कि इस्लामिक रिपब्लिक के परमाणु उद्योग को बमबारी करके नष्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। ईरान में मानवाधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक सहित विशेष प्रतिवेदकों के समूह ने इस्राइल पर ईरानी मिसाइल हमलों पर भी आपत्ति जताई है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अरागची ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इस तरह के जो हमले हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे और जवाबी कार्रवाई के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है ईरान। अब अगर हम ये देखें कि ईरान किस तरह की कार्रवाई कर सकता है, किस तरह की आगे की जो उसकी कार्रवाई होगी वो क्या कुछ हो सकती है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो ईरान के विदेश मंत्री है अरागची, उनका बयान जो है वो कोई अभूतपूर्व बयान नहीं है। वो बयान बहुत ही नेचुरल बयान है कि कोई आपके देश पे हमला करेगा तो निश्चित तौर पे उनको ये बयान देना है। लेकिन साथ साथ अरागची का लगातार ये प्रयास हो रहा था कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए। इसलिए उन्होंने परसों में जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों, जिन्हें E3 कहा जाता है, E3 के साथ बात भी की थी। उनका ये कहना था कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो परमाणु वार्ता है, जो परमाणु वार्ता को फिर से लागू करने के लिए इजराइल को हमले रोकने होंगे। यह उनकी शर्त थी और इसी शर्त के आधार पे वो लगातार कोशिश ये कर रहे थे कोई बीच का रास्ता निकले। लेकिन इजराइल ने न हमले बंद किए और न ही ईरान ने बातचीत की पेशकश को, अमेरिका से बातचीत की पेशकश को ठुकराया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 से अचानक चले गए वाशिंगटन DC और वहां जाकर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। और जो कल रात जो पूरी बमबारी हुई है, उस बमबारी से आप देख सकते हैं कि अमेरिका बहुत पहले से ये तैयारी में लगा हुआ था कि जब भी उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी, उनके जो जंगी बेड़े हैं, वो जंगी बेड़े ने अपना पोजीशन ले लिया था और उसके बाद मध्य पूर्व में उनको जिस तरह की तैयारियां करनी थी, जिस तरह से अपने राजनयिकों को इवैक्यूएट करना था, वो सब इवैक्यूएट कर ले। और बीच में वो भ्रम में रखने के लिए 2 सप्ताह का समय दे रहे थे कि 2 सप्ताह के बीच में कभी भी वे एक्शन कर सकते हैं। इस बीच में ईरान को एक निर्णय लेना था। अगर परसों तक ईरान ये निर्णय ले लेता, अमेरिका के साथ सीधे बातचीत में चला जाता, तो शायद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कार्रवाई नहीं करते। लेकिन स्थितियां लगातार ईरान के प्रतिकूल हो रही थी और इसी में हमला हुआ। अमेरिका ने कल रात में 3 जो परमाणु संयंत्र है, उनके परमाणु संयंत्र पे हमले किए, जिसमें एक एस्बाकमन जो है वो चीनी रिएक्टर था, वो काफी, उसको माना जाता है काफी गहरा था, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा और भी दोनों नुकसान में काफी क्षतिग्रस्त है। अमेरिका का कहना है कि दोनों काफी क्षतिग्रस्त है, बहुत खत्म हो गए हैं। तीसरे में थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी सी बची हुई हो, पूरा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ हो क्योंकि वो बहुत डीप था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, ईरान अगर यह कह रहा है कि उन्होंने इसके पहले ही वहां से अपने सामान हटा लिए थे, या तो सेंट्रीफ्यूज हो या फिसाइल मटेरियल हो, उसको हटा लिया था, इसका मतलब है कि ईरान पहले से इस बात को समझ रहा था कि यहाँ हमले हो सकते हैं। और अभी जो सुबह खबरें आई हैं, सऊदी अरब ने कहा है कि इस इलाके में कोई रेडिएशन नहीं फैला है, ईरान के अंदर भी कोई रेडिएशन नहीं फैला है। इसका मतलब है कि बहुत सारा मटेरियल वहां से हटा लिया गया था पहले से ही। अब वो मटेरियल कहाँ है? अब अमेरिका के सामने चुनौती ये है कि अगर वो मटेरियल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो आगे का उनका रास्ता क्या होगा? क्या अमेरिका आगे फिर कार्रवाई करेगा? अब ये बात देखने लायक होगी। लेकिन इसी बीच में ईरान ने इजराइल पे हमले भी शुरू कर दिए। फिर से जो लगातार हमले हो रहे थे, एक के बाद एक दूसरे, इजराइल हमले कर रहा था, ईरान हमले कर रहा था, आज जेरूसलम। बिल्कुल, तो क्या ये मान के चला जाए कि कहीं ना कहीं जो UN महासचिव गुटरेस हैं, उन्होंने इन हमलों पर चिंता जताई है और अब आगे की जो एक ख़ास कार्रवाई हो सकती है, वो जैसे कि ट्रंप ने भी ये बात कही थी कि हम कहीं ना कहीं अगर ईरान इस बात को नहीं मानता है, शांति नहीं बनाए रखेगा, तो हम इसका जवाब भी देंगे। एक बार फिर
हम आपको बता देते हैं कि यूएन महासचिव गुटरेस ने हमले पर चिंता जताई है और कहा है कि खतरा बढ़ने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ये एक सीधा खतरा बताया है और साथ ही अपील भी की है कि शांति को बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका का ईरान पर हमला है और फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है और जो इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर एक एयर स्ट्राइक इसे बताया जा रहा है कि ईरानी टीवी ने अलबत्ता ये दावा किया है कि इस्लामिक रिपब्लिक के परमाणु उद्योग को बमबारी करके नष्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरें भी देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और सुरक्षा बलों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट मोड पर रहने और अपने राज्यों के इलाकों में सैन्य गति बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद वे वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा की समीक्षा बैठक लेंगे। 23 जून को गृह मंत्री अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं इसके बाद वे नारायणपुर के इरक भट्टी स्थित बीएसएफ कैंप पहुंचकर जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए निरंतर कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में जून के पहले पखवाड़े के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए माओवादी विरोधी अभियानों में माओवादी कैडर और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादियों के शव बरामद किए गए। बरामद शवों में 2 शीर्ष माओवादी नेताओं गौतम उर्फ सुधाकर भाकपा की केंद्रीय समिति का सदस्य एवं भास्कर राव भाकपा स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं। वहीं बरामद अन्य शवों में से एक की पहचान महेश कोडियम के रूप में की गई है, जो बीजापुर जिले के फरसगढ़ थाना अंतर्गत इरपा गुट्टा गांव का निवासी थामहेश कोडियम इरापा गुट्टा गांव के प्राथमिक विद्यालय में रसोई सहायक के रूप में कार्यरत था। और उत्तर भारत में मानसून की आहट के साथ गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों में मानसून दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। आज से 26 जून तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही आज से 27 जून तक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में वर्षा होने के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है। 22 से 23 जून के दौरान राजस्थान में बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। वहीं आईएमडी के मुताबिक आज से 27 जून तक कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बात करें पहाड़ी इलाकों की, जहां आज से 27 जून तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे कई लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव दल राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए नाव और रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं।
और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा की और श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का आकलन किया। उपेंद्र द्विवेदी ने यात्रा के दौरान बेहतर निगरानी के लिए व्यापक रणनीतिक परिदृश्य, उन्नत तकनीकों के एकीकरण पर चर्चा की। साथ ही क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों के उत्थान के उद्देश्य से आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में चर्चा की गई। सेना प्रमुख ने शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चिनार कोर की सराहना की। और आइए अब बात करते हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की। ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना दस्तावेज जारी करने की स्वामित्व योजना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। साल 2020 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 3.20 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 65 लाख से अधिक स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ये योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व यानी गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण योजना का शुभारंभ किया। ये योजना गांवों में लोगों को उनके घरों एवं जमीन के लिए कानूनी स्वामित्व के कागजात पाने में मदद करती है। इसमें संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए ड्रोन और मानचित्रण संबंधी विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन कागजात के साथ लोग बैंक से ऋण ले सकते हैं, भूमि विवादों का निपटारा किया जा सकता है और यहां तक कि अपनी संपत्ति का उपयोग अधिक कमाई के लिए भी कर सकते हैं। ये योजना बेहतर ग्राम नियोजन में भी मददगार हो रही है। स्वामित्व ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान करती है। स्वामित्व को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, ऋण सुलभ कराना, विवाद समाधान और बेहतर योजना बनाना है। इस योजना के अंतर्गत 1,61,000 गांवों के लिए 2,42 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं। 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ। 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया। स्वामित्व ग्रामीण शासन में बदलाव ला रहा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमि संबंधी तकनीक को प्रदर्शित कर रहा है। स्वामित्व योजना से जैसे उत्तर प्रदेश में घरौनी कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम सौंपा गया था और उसमें हम करोड़ों लोगों को उनको घरौनी दे चुके हैं। इससे लैंड डिस्प्यूट कम हुए हैं, झगड़े कम हुए हैं। पहले पोजीशन ही सब कुछ था, जिसका जहाँ पोजीशन है वो अपना मानने लगता था और आजकल उससे वो लोन भी ले पा रहे हैं। नहीं तो पहले मकान तो होता था लेकिन मकान के कोई कागजी नहीं होते थे, जमीन का परिमाप नहीं होता था। अगर स्वामित्व योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो 18 जून 2025 को 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। 2 अप्रैल 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इन सर्वेक्षणों ने प्रत्येक गांव में बसे हुए क्षेत्रों के औसत आकार के आधार पर अनुमानित 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया है। आज तक मेरे पास मेरी जमीन का कोई स्वामित्व न था, लेकिन आज मुझे उनके माध्यम से मुझे स्वामित्व प्राप्त हुआ है। आज तक हमारे पास हमारी जमीन का कोई प्रूफ नहीं था और जिस तरह
तरह से आज हमें स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी शुक्रगुजार करते हैं। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में पुरानी चुनौतियों को विकास एवं सशक्तिकरण के नए अवसरों में बदल रही है। ये योजना विवादों को सुलझाने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तो कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों को आर्थिक प्रगति के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने में मदद करती है। गांव में इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों की संपत्ति का दस्तावेजीकरण तो किया ही जा रहा है। इसके माध्यम से ग्रामीणों के संपत्ति के संबंधित वर्षों पुराने विवाद भी सुलझाए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से एक और जहां ग्रामीण अब अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरे आर्थिक साधनों के रूप में कर सकते हैं, वहीं अब सामाजिक विवाद जो है वो भी लगातार खत्म हो रहे हैं। यह योजना ग्रामीण भारत की मजबूती के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रही है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, इजाज़त हासिल होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत। सुकन्या समृद्धि योजना भारत भर में लाखों बालिकाओं के लिए आशा और सशक्तिकरण की किरण है। ये योजना बालिकाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को ये दूरदर्शी योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के ताने बाने को एक साथ बुनना है। कन्याओं की वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के ताने बाने को एक साथ बुनने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। यह भारत में प्रत्येक बालिका के लिए एक सम्मान और आशाजनक भविष्य के निर्माण की दिशा में एक क्रांति है। अभिभावक किसी नामित वाणिज्यिक बैंक या डाकघर में बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। खाते को भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए कुछ दस्तावेजों जैसे सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का फॉर्म, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण की आवश्यकता होती है। सरकार की तरफ से जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो बहुत अच्छी एक योजना है। इसमें मैंने अपनी बेटी का भी खाता खुलवा रखा है और मैं इसमें भी लगभग कभी 1.5 से 2,000 के आसपास पैसे जमा करती रहती हूँ और इसका हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जब अपनी लड़की जब बड़ी हो जाएगी, जब उसकी शादी करने में टाइम हो जाएगा, तब वो पैसा अपने को खूबी उपयोगी बनने वाला है। इसके लिए मैं मेरे बचत के अनुसार ही वो पैसा भरता हूँ। हर महीने पोस्ट ऑफिस में 1 से 5 तारीख के बीच में 1,000-1,500 रुपया भर देता हूँ। न्यूनतम 250 रुपए की प्रारंभिक जमा राशि से इसकी शुरुआत हो सकती है। कुल वार्षिक जमा सीमा 1.5 लाख रुपए तक सीमित है। खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक की अवधि के लिए धनराशि जमा की जा सकती है। अभिभावक बालिका के 18 वर्ष की आयु तक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद खाता धारक स्वयं आवश्यक दस्तावेज जमा करके स्वयं खाते का नियंत्रण ले सकती हैं। बच्ची हमारी 12वीं कक्षा में आएगी तब सरकार हमको उसका 50% रकम देगी और दूसरी परिपक्वता 21 वर्ष की होगी जब मेरी बच्ची, तब परिपक्व रकम हमको मिलेगी। बेटियों के भविष्य के लिए ये योजना बहुत अच्छी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी साहब का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ।
खाता धारक के खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व हो जाता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। जैसे जैसे राष्ट्र लैंगिक समानता और समावेशन की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है, सुकन्या समृद्धि योजना यह सुनिश्चित करती है कि हर लड़की को एक समर्थक और सशक्त वातावरण में सपने देखने, हासिल करने और आगे बढ़ने का अवसर मिले। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र के नासिक में स्थित मोडाले ग्राम पंचायती जमीन स्तर पर प्रभावी शासन का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरी है, जिसे भारत में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता मिली है। ग्राम पंचायत पिछले 11 वर्ष में लाए गए बदलाव को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती है। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हमें यही इजाजत दें। नमस्कार। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मोडाले गांव के देवराम गोरे बताते हैं कि 15 साल पहले उनके पिता के पास 1 या 2 मवेशी थे, जो गांव में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बहुत कम दूध देते थे। आज पिछले 10 वर्षों में सरकार और स्थानीय समुदाय के ठोस प्रयासों की बदौलत देवराम के पास 20 मवेशी हैं और प्रतिदिन लगभग 90 से 100 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। मेरे खुद के पास मेरे पिताजी, उनके पास 15-20 साल पहले 1-2 भैंस था, तो वो गांव में जो दूध संकलन करते हैं उनको दूध देते थे 10-15-20 लीटर। तब कम इसलिए था कि जब गांव में पानी नहीं था, जो रास्ते का समस्या था 15 साल पहले वो अच्छा नहीं था, तो हम उसकी वजह से नासिक हमारा डिस्ट्रिक्ट पास होके भी हम जा नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद में पानी जब डैम का हमारे गाँव में पाइपलाइन हो गया, मेरे खुद के खेत में हो गया गवर्नमेंट की वजह से, तो फिर मैं उसकी वजह से चारा बनाने लगा ज़्यादा, उसकी वजह से ज़्यादा भैंस खरीदी किया और मैं खुद का जो बिजनेस है वो बढ़ाया। महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी ब्लॉक में स्थित मोडाले ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत के रूप में अपनी अनुकरणीय उपलब्धियों के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में 3रा स्थान प्राप्त करते हुए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हमारा गांव छोटा सा गांव है, इगतपुरी तालुका, नासिक जिला और महाराष्ट्र राज्य। हमारे गांव को ये जो भारत सरकार ने स्वच्छ और हरित गांव का पुरस्कार दिया है, इसको मिलाने के लिए हमारे गांव वालों ने और ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तरक्की की इच्छा ठान ली थी। उसके लिए हमने गांव में शौच खड्डे बनवाए, सार्वजनिक भी बनवाए, वैयक्तिक भी बनवाए। जो सरकारी इमारत है उन पर सोलर बिठाए। पानी का भी आरोग्य, हमारे गांव में 2 फिल्टर है, जो गाँव की सब आदमी को अच्छा सा पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। मोडाले की मान्यता स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी अभिनव और समुदाय संचालित पहलों से उपजी है। पंचायत ने प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, वनीकरण अभियान और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को लागू किया है, जिससे एक स्वच्छ और हरित गांव पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिला है। गांव में हर घर जल है, टॉयलेट है, और उसी तरह से गांव के बच्चों को भी शिक्षा बढ़ानी चाहिए। गांव में अच्छी सी इमारत है, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम की तरह ही LED स्क्रीन पर भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। गांव के हर एक के लिए ग्राम पंचायत का वातावरण हमने 90,000 पेड़ लगवाए, उनका सब संगोपन किया। आज आप देख सकते हैं हमारा गाँव हरियाली है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया ये सम्मान सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाने में मोडाले के उल्लेखनीय प्रयासों का जश्न मनाता है। केवल 10 वर्ष पहले मोडाले गांव, जो नासिक में इगतपुरी तालुका के पास स्थित है, यहाँ पर पीने के पानी का भी समस्या था। 10 साल के बाद आज जल जीवन मिशन के तहत, साथ ही भारत सरकार के कई अन्य योजनाओं के तहत इस गांव का कायापलट हुआ है और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इसे पुरस्कृत किया गया है। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मोडाले, इगतपुरी, नासिक।